नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब इस चैनल से संबंधित वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो हमारे लिए जो आप सबके लिए उपयोगी हो सकता हो तो आप वो सुझाव भी दें। चलो आज अपने शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का भाग नंबर 2, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। दोस्तों इस टॉपिक से कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अपने इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों भौतिक प्रदेश में दो शब्द हैं, एक है दोस्तों भौतिक और एक है दोस्तों प्रदेश। एक शब्द है भौतिक और दूसरा जो है प्रदेश। दोस्तों एक भौतिक विज्ञान भी होता है फिजिक्स, और एक जो फिजिकल शब्द है उसका भी प्रयोग जो है भौतिक के रूप में किया जाता है। दोस्तों जो फिजिकल है और जो फिजिक्स है उन दोनों का अपनी दृष्टि से जो अर्थ है वो है भौतिक, या फिजिक्स को अपने भौतिकी बोल देते हैं। देखिए सब भौतिक क्या है भूगोल की दृष्टि से, अगर हम जियोग्राफी की दृष्टि से देखें तो भौतिक जो है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों किसी क्षेत्र की अगर हम अध्ययन करें, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, इन सब को सम्मिलित रूप से उस क्षेत्र का के भौतिक तत्व कहा जाता है। आप इसमें मैदानों को भी सम्मिलित करेंगे। पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, मैदान, ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? भौतिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व दोस्तों जिस प्रदेश में पाए जाते हैं, ये तत्व जो हैं जिस प्रदेश में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं उसका प्रदेश। अर्थात अगर हम इन तत्वों का भारत के संदर्भ में अध्ययन करें अगर दोस्तों इन तत्वों का अगर हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करें, भारत के संदर्भ में अध्ययन करें तो ये कहलाएंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। अगर हम इन्हीं तत्वों का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करें तो ये कहलाएंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश। इन्हीं तत्वों का हम अमेरिका के संदर्भ में अध्ययन करें, अमेरिका के भौतिक प्रदेश। अफ्रीका के संदर्भ में करें, अफ्रीका के भौतिक प्रदेश। तो कहने का भावार्थ ये है कि भौतिक प्रदेश के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, मैदान, ये जो सब चीज़ें हैं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? भौतिक तत्व कहलाती हैं। और जिस प्रदेश के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उन्हें उसका भौतिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में अगर इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। समझ में आ गई बात दोस्तों? अब हम बात करते हैं कि जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी,
इसका दोस्तों जनक कौन है? जनक, तो दोस्तों ज्योग्राफी का जनक माना जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। और जो जियो शब्द है या जियो को जो अलग विषय के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास है भूगोल को, वो माना जाता है दोस्तों इरेस्टोस्थनीज। तो इस विषय के लिए जो भूगोल विषय है उसे एक अलग विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? इरेस्टोस्थनीज को जाता है, जबकि जियो के जनक कौन है? हिकेटियस। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर। तो दोस्तों जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनका सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? तो सर्वप्रथम विभाजन करने वाला व्यक्ति है, सर्वप्रथम विभाजन करने वाला व्यक्ति है डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। तो डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने यह जो विभाजन है वो 1967-68 में किया। 1968 में इनकी पुस्तक आई राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश बताए, 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं। अब दोस्तों क्या वर्तमान में हम जो हैं राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं? तो नहीं, हम वर्तमान में राजस्थान के क्या है 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। तो ये विभाजन किसने दिया? तो अब हम बात करते हैं उस पर। एक बार फिर सुन लीजिए, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करने का जो कार्य है वो डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने किया 1967-68 में। 1968 में इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। इसके अंतर्गत उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। इन 7 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन न करके हम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, यानी इसका मतलब यह सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं है, परंतु सबसे पहले वर्गीकरण करने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने किया था। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान वर्गीकरण हम पढ़ते हैं तो वो फिर किसका पढ़ते हैं? तो डॉक्टर रामलोचन सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह हैं। इन्होंने दोस्तों 1971 में राजस्थान को 2 बड़े भौतिक प्रदेशों 4 मध्यम प्रदेशों, 4 मध्यम प्रदेशों व 13 उप प्रदेशों में बांटा। दोस्तों इसको समझिए, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 बड़े भौतिक प्रदेशों, 4 मध्य प्रदेशों और 13 उप प्रदेशों के अंतर्गत बांटा। 2 बड़े भौतिक प्रदेश कौन से? तो दोस्तों एक है पूर्वी राजस्थान और दोस्तों दूसरा है पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान 2 बड़े प्रदेशों में बांटा। मध्य की बात करें दोस्तों तो अरावली, पश्चिम मरुस्थल, दक्षिण पूर्व पठार तथा पूर्वी
मैदान। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्ष 1971 में राजस्थान को दो बड़े भौतिक प्रदेशों पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान में बांटा। 4 मध्यम प्रदेशों में अरावली, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिण पूर्व का पठार और पूर्वी मैदान इनके अंतर्गत बांटा तथा 13 उप प्रदेशों के अंतर्गत बांटा। अब देखिए दोस्तों, क्या ये विभाजन जो है, इस विभाजन को हम वर्तमान में नहीं पढ़ते? तो वर्तमान में हम जिस विभाजन का या जिस भौतिक विभाजन का अध्ययन करते हैं दोस्तों, वह भौतिक विभाजन हमारे सामने किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्ष 1971 में प्रस्तुत किया था। अब हम दोस्तों यहाँ तक अगर आपके बात समझ में आ गई हो तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो फिजिकल तत्व है हमारे, जैसे पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, मैदान, इसके अंतर्गत दोस्तों जो चीज़ें हम जिस प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं वो उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। अगर हम इसी प्रदेश को किसी अन्य राज्य के संदर्भ में पढ़ें, सपोज हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, तो हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जियो का जनक कौन है? तो दोस्तों जनक है हिकेटियस, और इसको एक विषय के रूप में स्थापित करने का जो काम है, जियो जो शब्द है उसको देने वाला व्यक्ति है इरेस्टोस्थनीज। नेक्स्ट बात, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया? तो सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। वर्ष 1967-68 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, परंतु वर्तमान में हम ये भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ते। तो यानी कहने का मतलब है यह वर्णन जो है क्या हो गया? खारिज हो गया। दूसरी बात, तो सर्वमान्य वर्गीकरण किसका है? तो डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्ष 1971 में उन्होंने राजस्थान को 2 बड़े भौतिक प्रदेशों पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान, 4 मध्यम प्रदेशों अरावली, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व का पठार व पूर्वी मैदान में बांटा तथा 13 उप प्रदेशों के अंतर्गत बांटा। यहां तक आपने पढ़ लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा दोस्तों कि जो पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़, इनमें क्या अंतर है? तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे क्रम अनुसार। तो दोस्तों, जो पर्वत, पठार, पहाड़ हैं उनका बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे दोस्तों, हम अरावली को कभी तो बोलते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ, और दोस्तों कभी हम उसे बोल देते हैं अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों ये दोनों ही शब्द सही हैं। तो दोनों शब्द अलग अलग क्यों हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो पर्वत होते हैं उन पर्वतों की जो दोस्तों ऊंचाई होती है उसे नापा जाता है दोस्तों समुद्र तल से। समुद्र तल से जो पर्वत हैं, पर्वतों की ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है? समुद्र तल से नापी जाती है। जो प्रारंभ में भारत का जो समुद्र तल है, प्रारंभ में यह नापा जाता था दोस्तों मुंबई से। प्रारंभ में मापा जाता था मुंबई से, और वर्तमान में हमारा सी लेवल समुद्र तल क्या है? सी लेवल बोलते हैं इसको दोस्तों। सी लेवल समुद्र तल क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में हम इसे नापते हैं चेन्नई से। वर्तमान में हम इसे नापते हैं चेन्नई से। तो पहली बात यह क्लियर होगी कि जो पर्वत होते हैं उनको, उनकी जो ऊंचाई है उसे कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। प्रारंभ में हम कहाँ से मापते थे समुद्र तल? भारत का कौन सा था? मुंबई समुद्र तल से।
तथा वर्तमान में हम किस तल से इसकी तुलना करते हैं? चेन्नई तट से तुलना करते हैं। अब जो दोस्तों मैदान, पर्वत, पठार, पहाड़ और जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इनमें किस आधार पर हम बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें अलग अलग हैं? तो इनके बताने का जो आधार है दोस्तों वो क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई के आधार पर सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो पर्वत, पठार, मैदान, उनको अलग करने हेतु हमारे पास आधार तत्व क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई को दोस्तों उच्चावच भी कहते हैं, उच्चावच भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सामान्य बातें हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट तैयार हो। जैसे किसी भी प्रकार से किसी भी पर्वत, पठार आदि के बारे में आपको एक सामान्य ऊंचाई देकर पूछ ले कि वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो। तो एक बार आप थोड़ा सा ये डायग्राम है उसको देखें, फिर उसके बाद में अपने आगे करते हैं भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों मान लीजिए ये दोस्तों हमारा है सी लेवल, ये है हमारा सी लेवल। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो सी लेवल है उससे हम पर्वत की ऊंचाई क्यों मापें? हम धरातल से भी माप सकते हैं, क्या जरूरत है हमें समुद्र तल से मापने की? तो दोस्तों जो धरातल होता है उस धरातल में दोस्तों क्या होता है कि हमेशा एक जैसा एक स्थान नहीं होता, सब स्थान अलग अलग ऊंचाई के होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ से हमें एक तल माप पाना संभव नहीं है। जो समुद्र का तल है वो दोस्तों क्या होता है? सपाट होता है, इसीलिए समुद्र तल से क्या है? पर्वतों की ऊंचाई को नापा जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर समुद्र तल से कोई क्षेत्र, समुद्र तल से कोई क्षेत्र 300 मीटर ऊंचा है, 300 मीटर ऊंचा है, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं मैदान। अगर कोई क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। इसके पश्चात दोस्तों अगर कोई 300 से अधिक, 300 से अधिक का मतलब 301 ही हो बधे, 300 से अधिक और 600 मीटर तक, 300 से अधिक और 600 मीटर तक का कोई ऊंचाई का क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं दोस्तों पठार। शर्त क्या है कि इतना ऊंचाई पर क्षेत्र होने के बावजूद भी शर्त यह है कि उसका जो तल है वो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होना चाहिए? मेजनुमा, सपाट होना चाहिए दोस्तों, मेजनुमा या सपाट। जैसे एक उदाहरण दूं आपको दोस्तों कि राजस्थान में हम पढ़ेंगे उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, ये हमने पढ़ा। उड़िया के पठार की ऊंचाई दोस्तों लगभग 1360 मीटर है, तो 600 से तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो फिर ये तो पठार की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्या है? औसत ऊंचाई है। इस औसत ऊंचाई के साथ शर्त ये भी है कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होना चाहिए? सपाट होना चाहिए, मेजनुमा होना चाहिए। जिस तरह जमीन जोतने के बाद में उसको एक जैसा करने के लिए हम उस पर पाटा फेरते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में तो नौकल में उसे सुहागा कहते हैं, तो पाटा फेरते हैं, तो वो पाटा फेरने से क्या होती है? जमीन समतल हो जाती है। उसी प्रकार समतल क्षेत्र हो ऊंचाई पर उसे हम कहते हैं पठार। इंग्लिश में दोस्तों इसे प्लेटो कहा जाता है, प्लेटो। मैदान को बोलते हैं दोस्तों प्लेन, प्लेन। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अगर कोई क्षेत्र 600 मीटर से 1800 मीटर तक हो, 600 मीटर से अधिक और 1800 मीटर तक हो, 1800 मीटर तक, तो उसे हम दोस्तों कहते हैं
पहाड़ियाँ, उसे हम कहते हैं पहाड़ियाँ। यानी पहाड़ियाँ जो हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 1800 मीटर तक होती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1800 मीटर से अधिक और लगभग 2700 मीटर तक, लगभग 2700 मीटर तक का ऊंचा जो क्षेत्र है वो कहलाता है दोस्तों पहाड़, वो कहलाता है पहाड़। और 2700 से अधिक अगर कोई ऊंचाई का क्षेत्र है, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई का अगर कोई क्षेत्र है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 2700 से मीटर से अधिक, 2700 मीटर से अधिक अबोव हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों पर्वत, उसे हम कहते हैं पर्वत। अब इसको दोबारा समझिए आराम से, भविष्य में कभी भी आपको इस संदर्भ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या होता है। तो दोस्तों जो हमने भौतिक तत्व पढ़े कि मैदान, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियाँ, है ना, इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या मैदान होता है, क्या पठार होता है, क्या पहाड़ होता है, क्या पर्वत होता है, इसके संदर्भ में हमें इसकी बेसिक जो जानकारी है वो होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि धरातल तल से 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो 300 मीटर की ऊंचाई तक का कोई क्षेत्र है तो उसे हम क्या कहेंगे? मैदान। इसी तरह किसी के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मैदान की, तो मैदान जो है वो समुद्र तल से, समुद्र तल भारत का कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई तट से। तो चेन्नई तट से समुद्र तल से अगर कोई 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों मैदान। ऐसी ऊंचाइयां आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह विभिन्न स्थानों पर लिखी हुई देखी होंगी, जहां इस प्रकार की जानकारियां लिखी होती हैं कि स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरा है दोस्तों प्लेटो या पठार, भूमि तल से 600 मीटर की ऊंचाई, यानी 300 मीटर से अधिक, 301 से हो भले ही, 600 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है पठार। शर्त क्या है कि इसका ऊपरी जो भाग है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। तीसरी बात हमने की पहाड़ियां, समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र जो एक शीर्ष लिए हो उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ियां। दोस्तों इंग्लिश में पहाड़ और पहाड़ियां दोनों के लिए ही हिल शब्द का प्रयोग मिलता है, हिल। पहाड़ियों के बाद पहाड़ क्या होता है? तो पहाड़ पहाड़ियों से थोड़ा अधिक ऊंचा क्षेत्र, अधिक ऊंचा कितना? तो लगभग 1800 मीटर से अधिक, और कहां तक? 2700 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। इसके बाद हम बात करें, अगर कोई क्षेत्र 2700 मीटर से भी अधिक ऊंचा है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय, तो उसे पर्वत कहते हैं। अब यहाँ हम एक जो बात है हमारे संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, उसे भी कर लेते हैं साथ ही, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी विस्तार से चर्चा हम वहाँ करेंगे। कि दोस्तों जो अरावली है, हमने लिखा था कि जो अरावली है उसे हम कभी तो कह देते हैं दोस्तों पहाड़ियाँ, और कभी उसे कह देते हैं दोस्तों पर्वतमाला, पहाड़ियाँ, पर्वतमाला। तो दोस्तों जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उस समय दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो थी दोस्तों 2800 मीटर। निर्माण के समय अरावली की जो ऊंचाई है वो कितनी थी? 2800 मीटर थी। वर्तमान में अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है दोस्तों 930 मीटर। वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? 930
30 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो है लगातार वो घटती जा रही है। घटने का कारण क्या है? अपर्दन। अपर्दन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जल वाला और वायु वाला। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी ऊंचाई क्यों घट रही है? तो उसका कारण क्या है? अपर्दन। क्योंकि इसमें कठोर और कोमल दोनों ही प्रकार की चट्टानें हैं। जो कोमल चट्टानें होती हैं वो कठोर की अपेक्षा जल्दी से क्या है, उनका अपर्दन हो जाता है। अपर्दन जल से भी होता है और वायु से भी होता है। तो अर्थात उत्पत्ति के समय जो ये क्या थी, एक पर्वत था। इसकी औसत ऊंचाई जो है 2800 मीटर थी। वर्तमान में जो अरावली है, अपर्दन के कारण उसकी औसत ऊंचाई कितनी रह गई है? 930 मीटर रह गई है। जैसे अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की जो पहले ऊंचाई थी दोस्तों वो थी 1727 मीटर और वर्तमान में हम इसकी ऊंचाई करते हैं 1722 मीटर। तो वर्तमान में हम इसकी ऊंचाई करते हैं 1722 मीटर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन जो है वो घट रही है। इस वजह से जो है अरावली पहले एक पर्वतमाला थी और वर्तमान में एक पहाड़ी की श्रेणी में आती है, इसीलिए इनको अरावली की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम दोस्तों मरु प्रदेश भी कहते हैं। नंबर 2 है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम दोस्तों मेरू प्रदेश भी कहते हैं। नंबर 3 है दोस्तों पूर्वी मैदान, जिसे हम दोस्तों सामान्य मैदान भी कह देते हैं। और नंबर 4 है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश, जिसे हम दोस्तों पठार या माल प्रदेश भी कहते हैं। तो दोस्तों इससे जो आगे हम इन भौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।